हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया कि हमारा डेली करंट अफेयर सेशन बहुत दिनों से बंद था, क्योंकि वी वर फेसिंग सम मेडिकल इमरजेंसीज। तो बहुत दिनों से मैं ये कर नहीं पा रहा था रिकॉर्ड ये सेशंस। तो कैसे इसको कवर करेंगे हम लोग, जो क्योंकि काफ़ी बैकलॉग्स हो चुके हैं। अगर आज का हम डेट देखें तो आज 6 जुलाई हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने पिछले 25 तारीख से 6 जुलाई तक का हमारा पेंडिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, 6 कल जो हमारा करंट अफेयर सेशन आएगा उसमें हम 6 जुलाई कवर करेंगे, और साथ ही साथ एक बैकलॉग कवर करेंगे। यानी आज 25-26 कवर कर रहे हैं तो कल 27 जून कवर करेंगे। ऐसे करके हम लोग इस तरह से कवर करेंगे ताकि हमारा जो करंट का जो पेंडिंग है वो तो पेंडिंग नहीं रहे, और साथ ही साथ जो हमारा पीछे का बैकलॉग है उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म कर दे, सिक्वेंशियली एंड इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऐसा हमारा हर सब्जेक्ट में अप्रोच होना चाहिए। क्यों ऐसा अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा करंट चल रहा है, जैसे कि जून जुलाई चल रहा है, वो जैसे जैसे हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक आते जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो हम लोगों का जो पीछे वाला सेशन जो लेफ्ट हो गया है उसको तो कवर करना ही है, लेकिन जो अभी चल रहा है ऐसा ना हो कि पीछे के कवर करने के चलते में आगे का बैकलॉग बढ़ता जाए, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाए कि हम लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन छूट जाए। तो हम लोग पीछे का कवर करेंगे एक सेक्शन में, एक पोर्शन में, और साथ ही साथ अभी का सेक्शन भी कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों ने मेंबरशिप भी ज्वाइन किया है। उन लोगों को प्रॉमिस किया था हमने कि लाइव स्ट्रीम करेंगे हर संडे को, तो वो भी मैं मिस कर चुका हूँ काफ़ी। तो वो भी हम लोग रिज्यूम करेंगे। हम लोग जो बाकी पेंडिंग है वो हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं सबके। जो मिशन गुरुकुल के मेंबर्स हैं उनके फैमिली में होपफुली और फॉर्चुनेटली ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू कोविड-19। तो परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है, सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड। एंड चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम तो आते रहेंगी, लेकिन पढ़ाई जारी रखना है। तो सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चंस में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कस्टमर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक आर आल्सो इट्स ओनर्स। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात चल रही थी। क्यों बात चल रही थी? क्योंकि आरबीआई को कंट्रोल दिया गया था। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो कस्टमर्स होते हैं वो उसके ओनर्स होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात। कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुके हैं, और ये सारे रिपोर्ट्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो सब्सिडियरी है, छोटे छोटे जो अलग से एग्जाम होते हैं, उसमें आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं बता दूं फिर से कि इसको रिलीज आईएमएफ ने किया है, और जिन लोगों ने लाइव सेशन में इसको आंसर सही से कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से बढ़िया से ऐसे ही रिवीजन करते रहें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, तो वो किस चीज के लिए है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान was launched on 20 June 2020 to boost employment and livelihood opportunities for migrant workers। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। Campaign will work in mission mode for 125 days with an outlay of 50,000 crores। तो ये आप स्टेटमेंट कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। इसकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कोई और मिनिस्ट्री है। उसको आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और जो कि कोऑर्डिनेट करेगी स्टेट्स के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफएटीएफ के बारे में बात की गई है। एफ फाइनेंशियल
Action Task Force is an intergovernmental body established in 1989 on initiative of OECD। तो क्या ये OECD के इनिशिएटिव से स्टैब्लिश्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसकी सेक्रेटेरिएट जो है OECD में है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आपका असाइनमेंट जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने दिया कि कौन सी मिनिस्ट्री है, वैसे ही आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी किसके इनिशिएटिव से एस्टैब्लिश्ड हुई है। यहाँ पे OECD इसका आंसर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर तो हमारा निकल के आ जाता है 2, लेकिन आपको बताना है कि किसके इनिशिएटिव से ये एस्टैब्लिश हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द लाल बाल पाल, क्योंकि ये हमारे न्यूज़ में रहा है, साथ ही साथ इनकी एनिवर्सरी भी रही है, तो ये न्यूज़ में रहा है। तो आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन क्यों दिया है हमने, क्योंकि हिस्ट्री में आप देखेंगे कि बहुत ही इजी लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ, और बहुत ही हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ मीडियम। आप देखेंगे कि हिस्ट्री का सेक्शन 15 क्वेश्चन है, तो आपको सब टाइप के क्वेश्चंस कवर करके चलने हैं। तो क्या लाल बहादुर शास्त्री थे, तो बिल्कुल गलत बात है ये तो सबको पता होगा। लाल रिप्रेजेंटेड लाला लाजपत राय, और साथ ही साथ तिलक और पाल तो थे ही। तो ये दो सही हैं, तो इसका आंसर हो गया 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट जो लाल बाल पाल के बारे में ही है, तो क्या है 1995 में लाल स्टार्टेड पंजाब नेशनल बैंक, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आपका लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में पहले फाउंड किया, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तिलक फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन पुणे अंडर द बैनर और न्यू इंग्लिश स्कूल। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ फर्गसन कॉलेज भी आपको याद रखना है। ये क्यों दिया है हमने, ये कवर कर रखा है आपके गौरव सर ने, तो आपको जाके नोट से रिवाइज कर लेना अगर आपने बना रखा है। अगर आपने वो मिस कर दिए क्लासेस, तो आपको पढ़ लेने चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको गौरव सर के क्लासेस कर लेने चाहिए। गौरव सर भी थोड़ा सा बिजी हैं, क्योंकि उनका इंटरव्यू है, वो भी रिज्यूम कर लेंगे क्लासेस कुछ दिनों में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री का एक ही लेक्चर बचा हुआ है, वो कवर करके फिर वो दूसरे टॉपिक्स भी आपको कवर करेंगे। बिपिन चंद्र पाल वाज अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट मास रिलायंस ऑन स्वदेशी गुड वुड हेल्प। देखिए यहाँ पे अगेंस्ट, यहाँ पे ये वर्ड गलत है, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और तिलक तीनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे स्वदेशी आंदोलन के। तो यहाँ पे अगेंस्ट गलत स्टेटमेंट है, लेकिन गौरव सर ने एक फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया है जिन्होंने बायकॉट ऑफ स्वदेशी गुड के वो थोड़ा अगेंस्ट में थे, तो आपको कमेंट करके उनका नाम बताना है। जिन्होंने गौरव सर के लेक्चर्स अच्छे से देख रखे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब देखते चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसको जेम रिपोर्ट बोला जाता है, उसके बारे में आया है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जब भी वो लिखा जाता है तो ई स्मॉल लेटर होता है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको कौन रिलीज करता है, यूनेस्को। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। साथ ही साथ ये क्या है, असेस करता है SDG 4। तो SDG भी आप, मैंने बोला है कि कहीं आप लिख के जो 17 गोल्स है वो लिख के रखे, और साथ ही साथ टारगेट्स, और जब भी कहीं भी न्यूज़ में आए तो एज ए डिक्शनरी उसको खोल के रिवाइज कर लेना है कि अच्छा गोल 4 ये सारी बातें। तो कभी भी अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, ये बताया गया है कि जो वनरेबल क्लास है, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो अपना एडुकेशन ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन के कंडीशन में। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि अगर एडुकेशन दिया भी जा रहा है, ऑनलाइन मोड से पढ़ भी रहे हैं, तो कौन से लोग पढ़ रहे हैं, जो कि ज़्यादा एफ्लुएंट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास अच्छा नेट कनेक्शन है, वही लोग एक्सेस कर पा रहे हैं ये सारी जानकारी, ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन जो, जैसे आप देख सकते हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, अगर स्मार्टफोन्स है भी तो उतना अच्छा डेटा कनेक्शन या डेटा स्पीड नहीं है,
लेकिन उनके लिए क्या था, उनके लिए सरकारी स्कूल था, वहाँ जाके वो पढ़ते थे, साथ ही साथ उनको खाने के लिए मिड डे मील में खाना भी मिलता था, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह भी कहीं कहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो वो सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है इफ़ वी टेक एन एजुकेशनल एंगल ऑफ दैट। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जो अंधे लोग हैं, या फिर जो आप समझ सकते हैं जो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड, टर्म तो बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं रहा है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग वर्ड यूज किया है। तो वैसे लोग हैं, तो उनके लिए भी आप ऑनलाइन एजुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे लोग हैं जो वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो एजुकेशन की बात चली है, तो उससे रिलेटेड हम लोग पॉलिटी से भी लिंक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जो भी टॉपिक आएगा उसको अपने स्टैटिक टॉपिक से लिंक करेंगे ही। तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, तो राइट टू एजुकेशन क्या 6 से 18 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को दिया जाता है? तो यहाँ पे 18 ईयर्स गलत है, यहाँ पे 6 टू कितना ईयर्स है ये आपका काम रहा बताना। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। और राइट टू एजुकेशन वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो या तो आर्टिकल के बारे में पूछ दिया जाएगा, या फिर ये पूछ दिया जाएगा, या फिर जो एक्चुअल कंटेंट है वो पूछा जाएगा। ये 3 पॉइंट अगर आपको पढ़ने हैं राइट टू एजुकेशन, तो ये 3 पॉइंट तो आपको पता होने ही चाहिए। तो ये, और उसके अलावा ASER रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो एजुकेशन के बारे में बात करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने आपको एज असाइनमेंट दे दिया कि थोड़ा सा उसके बारे में एक लाइन बता दे कि क्या बातें करता है वो। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 2 और 3, तो आंसर हो गया आपका सी। अब नेक्स्ट में चलते हैं साइंस में। साइंस में न्यूज में रहा है इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। तो इन स्पेस क्या है? तो इट विल प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, इन स्पेस की जब भी बात की जाएगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई है। बस इतना आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका काम यहीं पे फिनिश हो गया। इसमें और ज़्यादा जो है बातें वो आपकी जो है वो मेंस सेंटर्ड है, समझे ना? वो मेंस में कि हाँ, इन जो इन स्पेस का फॉर्मेशन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन स्पेस का फॉर्मेशन है तो कैसे प्रमोट होगा प्राइवेट सेक्टर, क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जो अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन इससे आता है, तो सिर्फ आपको ध्यान में रहेगा प्राइवेट प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की बात करती है ये। तो आप अगर स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे तो आप उनको समझ के अपना कॉमन सेंस लगा के आप इजीली उसको सही कर पाएंगे। यहाँ पे न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड एक जो है लिमिटेड कंपनी है, तो वो क्या है? तो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेकंड कमर्शियल हैंड, ठीक है, आफ्टर एंट्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए ये दो टर्म्स, ठीक है, वो जो कि बजट में अनाउंस हुआ था 2019 में। और ये भी वही सारी चीज़ें के बारे में बात करता है, तो उससे रिलेटेड है, तो ये हमने दे दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कालाजार एक न्यूज़ में रहा है, तो कालाजार क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल लिस्मेसिस, इज ऑल्सो नोन एज कालाजार, ब्लैक फीवर, दमदम फीवर, ये सारे उसके अलग अलग टर्म्स हैं। तो ये क्या, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो ये आपका काम रहा बताना, क्योंकि ये बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता है, तो किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। और साथ ही साथ क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे ये ट्रांसमिट होता है, ये हमने बता दिया है। सैंड फ्लाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। करंट में चलते हैं, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो हमने देखा है वो फिर से यूज में रहा है, तो उसको हमने फिर से दे दिया है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर ले पाए फिर से। और साथ ही साथ नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की बात की गई है। ये क्या है? ऑफ OECD है, जो कि बात करती है, क्या बात करती है? डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करती है, जो कि कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट और डिकार्बनाइजिंग मतलब ट्रांसपोर्ट में जो कार्बन जो एज ए फ्यूल यूज हो रहा है उसको
कम करने की बात करती है। तो ये कौन कौन इसके पार्ट है, और ये देखिए इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात हो गई, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो करेंटली पार्टिसिपेंट इंडिया, अर्जेंटीना और मोरक्को, और साथ ही साथ अज़रबैजान है। तो ये अज़रबैजान, तो ये आपको पता होने चाहिए ये नाम, साथ क्योंकि ये नाम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस लिए है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया जो है, क्यों है, क्योंकि इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में हमने दे दिया, क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इमिटिंग सोर्स है या सेक्टर है। फर्स्ट एंड सेकंड कौन है, एनर्जी सेक्टर है या फिर कोई और है, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का पार्ट ये 13% है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दे दी है, कि जो कि 2006 में फॉर्म हुई थी बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ 43 कंट्रीज। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया विद इन OECD विथ 60 मेंबर कंट्रीज। और क्या है, ये एक्ट एज अ थिंक टैंक, जो कि आइडियाज लेके आती है कैसे काम करना चाहिए, और एक ओनली ग्लोबल बॉडी दैट कवर्स ऑल ट्रांसपोर्ट मोड्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि ओनली है और ऑल है यहाँ पे दो स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट में ओनली और ऑल हो और वो करेक्ट हो, तो उसको आपको ज़्यादा दिमाग लेके याद करके रखना है, क्योंकि अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया गया, तो कौन से दिन, 26 जून, ये हमारा सही है। साथ ही साथ बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये उसका थीम रहा है। और साथ ही साथ हमने एक स्टेटमेंट और दे दिया, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन निकालता है, तो UNODC। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। जिन्होंने सही किया है बहुत ही सही, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। ओजोन के बारे में बात की गई है, ओजोन एज एन पोल्यूटेंट। ठीक है, ओजोन जो है कि अगर स्ट्रेटोस्फेयर जो आपके ऊपर लेयर में है, तो वो आपको यूवी रेज से, हार्मफुल रेज से बचाते हैं। लेकिन अगर वो आपका नीचे लेयर ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है, तो वो एक्ट करती है एज ए पोल्यूटेंट। क्यों पोल्यूटेंट एक्ट करती है, क्योंकि वो नेचुरल कंपोजिशन नहीं है ट्रोपोस्फेयर का, और साथ ही साथ वो हार्मफुल है आपके शरीर के लिए। तो ये उसके बारे में दो स्टेटमेंट हमने दे दिए हैं, दोनों ही सही है। क्यों, ये बात, पहला स्टेटमेंट कैसे ये फॉर्म होता है वो बताता है, और साथ ही साथ दूसरा कहाँ कहाँ से ये सोर्स ऑफ इमिशन है वो बताता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया बोथ, और दोनों आपको अच्छे से कर लेना है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज हार्मफुल एयर पॉल्यूटेड। तो हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज इट्स इफेक्ट एन एनवायरमेंट। और ये कैसे, मेनली जो स्मॉग आप देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कंपोजिशन ओजोन का भी होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट हो गए। तो ओजोन एज ए पोल्यूटेंट आपको कहीं भी पढ़ना हो, तो वहां पे अगर आप ये वैल्यू एडिशन कर लिया तो आपका काम निकल गया। इस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इजीली कर लेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका दोनों सही हो गया। हम नेक्स्ट चल लेते हैं अदर एंड मिसलेनियस फैक्ट में, जल्दी जल्दी फटाफट कुछ कुछ वन लाइनर और इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर लेते हैं। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किस चीज से है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबेसिटी से रिलेटेड है। आपका ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स किस चीज की बात करती है, तो एनार्किस्ट ग्रुप है यूके की, जो कि अब वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। एमपी जो है सरपास कर चुका है पंजाब को एज अ नंबर 1 कंट्रीब्यूटर ऑफ व्हीट। तो ये आपका कोई भी स्टेट या यूपीएससी इवन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कुछ भी ऐसा चेंज होता है तो स्टेट पीएससी खास करके ये ध्यान रखते हैं कि हाँ ये फर्स्ट हो गया है। तो अगर एमपी का एग्जाम हो तो आप समझ लें कि ऐसा क्वेश्चन आने का 80% चांस हो जाता है, लेकिन दूसरे स्टेट भी हैं वहां भी आ सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड कहाँ बना है, तो लॉस एंजलिस में। नाम क्या रखा गया है, विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। और नेविगेशन द न्यू नॉर्मल, ये किसका है, कैंपेन बाय नीति आयोग, जो कि एडुकेट करेगा कि कैसे कोविड के साथ जिया जाए। तो
उसमें क्या फोकस है, जो सेफ्टी बिहेवियर्स हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस है। और किसके इनिशिएटिव के, नीति आयोग के साथ कौन कौन से पार्टनर्स रहे हैं, तो मिलिंडा एंड गेट्स, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और साथ ही साथ दो तीन और भी हैं जो कि आप पढ़ ले, ध्यान दे दें। स्पार्क क्या है, तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, और ये क्या है, द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स by facilitating academic and research collaboration between Indian Institute and best institutions of the world। तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर से आ गया तो हमने रिवाइज करवा दिया, क्वेश्चन ना देके बल्कि एक फैक्ट दे करके। तो आज तो हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, कल से हम लोगों का यही मॉडल फॉलो होगा। अगर हमारा कुछ बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन चेंज नहीं होता है तो आई विल बी एबल टू कवर 1 or 2 सेशन डेली। उसके अलावा साइंस और जो पॉलिटी है उनमें से भी मैं लेक्चर लाते रहूँगा, अगर कुछ वैसा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए तो। और साथ ही साथ आपको भी पढ़ते रहना है, अगर मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो फैमिली है, फैमिली तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर आपके साथ वैसा सिचुएशन नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही पढ़ते रहें, आप डिपेंडेंट नहीं रहे कोई सोर्स पे। इसलिए हमारा फोकस रहता है कि पढ़ाने के साथ साथ कैसे पढ़ना है ये भी आपको बता दे, ताकि आप किसी एक पर्सन, किसी एक इंस्टीट्यूशंस, किसी एक कोचिंग पे आप डिपेंडेंट ना रहें, आपको टूल मिल जाए, आपके सोर्सेस मिल जाएं। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में सोर्सेज बता देता हूँ, और साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता देता हूँ, और कैसे पढ़ना है वो तो मैं बताते ही रहता हूँ। तो आपको अगर कुछ चीज़ें मिस हो जा रही है तो आप कवर करते रहें, हम लोग तो कवर करेंगे ही करेंगे। आपका ईपीएफओ का सिलेबस कैसे भी कवर करना ही है, और एग्जाम के 4-5 महीने पहले का आपका कवर कर देंगे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ शुरू कर दीजिए हम लोगों का, अगर करंट अफेयर्स जिन लोगों का मिस हो गया, ज़्यादा डिपेंडेंट थे, वो हम लोगों के साथ, अगर आपने कवर कर लिया ऑलरेडी तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं कवर किया तो हम लोगों के साथ पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स सेशन में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।